मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। अब 6 माह यहीं भगवान बद्री विशाल देंगे दर्शन। मुंबई में 3 जनसभा करेंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभा, जनता से करेंगे वोट की अपील। खुल गए बाबा बद्री विशाल के कपाट, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। पोस्ट कर कहा, सभी भक्तजनों का चारधाम यात्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। केदारनाथ में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, चारधाम के लिए 5 लाख के करीब पहुंचा पंजीकरण का आंकड़ा। 14,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए। यमुनोत्री धाम में बुरा हाल, 9,000 यात्री 24 घंटे तक जाम में फंसे। पुलिस ने की यात्रा स्थगित करने की अपील। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट, चारधाम में बर्फबारी होने की संभावना। यात्रा में श्रद्धालु गर्म कपड़े के साथ रखें रेनकोट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। उससे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब अगर मांगे तो इन्हें 17 साल का हिसाब किताब देना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल सरकार के, बताओ इन 17 सालों की सरकार में बीजेपी की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? और जो लोग कहते थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और जो हमारे किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए था, जो सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचना चाहिए था, वो भी ये सरकार हमारे किसानों की मदद नहीं कर पाई। और लागत जो बढ़ी महंगाई के कारण, लगातार हमारे किसान महसूस कर रहे हैं कि हर फसल की लागत बढ़ती चली जा रही है। जहां लागत बढ़ रही है वहीं हर चीज इस सरकार ने महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाई हो, चाहे डीजल हो, और चाहे जरूरत का सामान हमारा किसान खरीद रहा हो। हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और हमारे किसानों को वो समय भी याद है जिस समय किसानों के खिलाफ दिल्ली वालों ने काले कानून लाने का काम किया था। ये हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। ये हमारे किसानों की पैदावार जो होती उसको लूटना चाहते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि देश के किसान एक हो गए और दिल्ली में लगातार बैठे रहे, और तब तक नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। सरकार को झुकना पड़ा, हजारों हमारे किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। किसान तभी पीछे हटा जब सरकार ने काले कानून वापस ले लिए। हम अपने किसानों को कहने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सरकार में रह करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ किए हैं, और कोई छोटा मोटा कर्जा माफ नहीं किया है। अगर सभी बैंकों का कर्जा जो माफ हुआ है उसका हिसाब किताब लगा ले तो 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जिस समय 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा रहे थे, उस समय बीजेपी के सरकार के लोगों ने नियम बनाया कि जिनके भी बैंकों में जो पैसा उन्होंने लिया है और 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हीं लोगों का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया
क्योंकि हमारे किसानों का तो लाखों में कर्जा है, करोड़ों में कर्जा नहीं है। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है आने वाले समय में 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल किसानों का कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसान लगातार अपनी पैदावार, अपनी फसल का मूल्य मांगते रहे हैं, कीमत मांगते रहे हैं। हमने किसानों को उनकी एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। जहां हमारा किसान बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, वहीं हमारे नौजवानों के साथ भी बहुत धोखा किया है। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा लीक हुए, पेपर लीक हुए, सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने कोई परीक्षा नहीं कराया है। पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और यहाँ आप सुन रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, जो कि बाराबंकी में जनसभा करने पहुंचे थे, और उन्होंने इस दौरान भाजपा पर जमकर तंज कसे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं देहरादून की, जहां पर 4 बजे मुंबई में जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल देवराय निकम के पक्ष में जनसभा करने पहुंचेंगे। शाम करीब 5:30 बजे मुंबई में ही दूसरी जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मिहिर चंद्रकांत कोटेचा के पक्ष में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल देवराय निकम के पक्ष में करेंगे जनसभा। शाम 5:30 बजे मुंबई में ही दूसरी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। मिहिर चंद्रकांत कोटेचा के पक्ष में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5:30 बजे मुंबई में ही दूसरी जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मिहिर चंद्रकांत कोटेचा के पक्ष में जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे। शाम 7:45 पर मुंबई में ही तीसरी जनसभा करेंगे सीएम धामी। भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल के पक्ष में करेंगे जनसभा। 4 बजे मुंबई में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल देवराय निकम के पक्ष में होगी जनसभा। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज शुभ मुहूर्त पर सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। हजारों भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाई दी है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म बेला पर सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। हल्की बारिश के बीच आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ कुबेर जी, श्री उद्धव जी एवं गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया।
इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हक हकूकधारी एवं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन एवं हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। हमें इतना आनंद आता है कि जैसे हम लोग सारी अपनी भर के जा रहे हैं घर। कपाट प्रभु के खुल गए हैं, दर्शन होने वाले हैं, शंकराचार्य जी बाहर आ गए हैं। तो ऐसा दृश्य देखने वालों की आंखें तरस जाती हैं जो हम देख रहे हैं। लगभग 40 साल में लगातार आ रहा है, इसी तरीके रात को लगते हैं। कल दिन में 1 बजे लगे थे, अब जो है पट खुल रहा है, दर्शन करके जाएंगे। वैकुंठ है बद्रीनाथ धाम है, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे और ये भूवैकुंठ क्षेत्र है। नारायण और नर पर्वत, दोनों नर नारायण पर्वत यहाँ पर विराजमान है। यहीं पर भगवान बद्री विशाल तपस्या के लिए, जगत कल्याण के लिए तपस्या के लिए आए थे और माता लक्ष्मी ने भगवान के ऊपर बेरी का वृक्ष बन करके छाया की थी कि भगवान के ऊपर बर्फ न पड़े। भीमताल झील के लगातार गिरते जलस्तर से झील में डेल्टा बनने लगे हैं। झील में गाद और मलबा सड़ने से झील के किनारे दुर्गंध आने लगी है। कुछ समय पूर्व तक झील किनारे हवा का आनंद लेने वाले पर्यटक दुर्गंध के कारण बचकर निकल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वर्तमान में भीमताल झील का हाल वर्ष 2008 के जैसा हो गया है। करीब 16 वर्ष पूर्व झील का जलस्तर कम हो गया था, जिसके बाद झील में जलमग्न केचुला देवी का मंदिर दिखाई दिया था। केचुला देवी का मंदिर झील में जलमग्न है। इसके दर्शन कई समय बाद होते हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर की जानकारी देने के लिए उक्त स्थान पर एक बड़ा झंडा लगाया गया है। झील के सूखने की रफ्तार यही रही तो 1 माह से भी कम समय में फिर से केचुला देवी के मंदिर के दर्शन होने के आसार हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि भीमताल झील की गहराई लगातार गाद के एकत्र होने से घट रही है। वर्तमान में काफी कम लागत में गाद को साफ किया जा सकता है। यदि मलबा सिंचाई विभाग निकाल दे तो जनता को काफी राहत मिलने के साथ ही जलीय जीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सकेगा। जलस्तर कम होना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद पर्यटक सीजन आना है और इसका प्रभाव पर्यटकों पर भी पड़ेगा और जो इस पर्यटन से जुड़े व्यवसायी हैं उनको भी इससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि पिछले वर्ष तक मेरे जो मानना है कि यहाँ का जो लेक का पानी है उसको सिंचाई विभाग के द्वारा छोड़ा नहीं जाता था सिंचाई के लिए, हल्द्वानी के लिए, लेकिन इस बार जल्दी इनके द्वारा छोड़ दिया गया, जिससे ताल सूखने लगी। आने वाले समय में हमें चाहे वो पर्यटन से लेके या पर्यटन से जो हमारे भीमताल के व्यवसायी जुड़े हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। वो है कि बारिश का न होना भी इसके लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ बारिश का ना होना, साथ में जो हमारे जल स्रोत हैं लेक के आसपास उनका सूखना भी इसका मुख्य। जैसे पिछले 4-5 महीनों से जो बरसात बारिश हमारी होनी थी वो बारिश नहीं हो पाई है और भीमताल जो झील है या कहीं भी भीमताल क्षेत्र में जहाँ भी झीलें हैं सबका जलस्तर गिर रहा है और इससे काफ़ी परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। जैसे कारोबारियों को भी, नाव चालक हैं, कयाक वाले हैं, जो भी तालाब से जुड़ी गतिविधियाँ हैं उनमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और भीमताल की स्थिति तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सिल्ट जमा हो चुकी है, जिससे इसका स्तर और जैसे ही पानी भर नहीं पा रहा है, जिसमें बरसात होती है तो सिल्ट नीचे से दबी हुई है और सिल्ट निकल नहीं पा रही है, तो जिस कारण उस पर लगातार वो तालाब भर चुकी है मिट्टी से, तो उसका सिल्ट को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और पानी का जो जलस्तर है वो लगातार गिर रहा है। बड़ा चिंतनीय विषय है कि आगे कैसे इसको बचाया जाएगा और इससे मतलब हम पूरे अक्टूबर माह से बारिश न होने के कारण इस बार झील में पानी में
उसके जो लेवल है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है, जिससे कि उसके तल्ली भीमताल में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक टापू सा दिखने लग गया है। तो बेसिकली दिनांक 26 तारीख को आदरणीय डीएम महोदय का भी उसमें इंस्पेक्शन हुआ था और उन्होंने निर्देश दिए थे कि इसमें सिल्टिंग निकालने के लिए आप प्राक्कलन प्रेषित करें, ताकि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा सके। वही मामले में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि शीतकाल के दौरान कम बरसात होने से झील पूरी तरह भर नहीं पाई। विभाग द्वारा लगातार झील की मॉनिटरिंग की जा रही है और तराई क्षेत्रों के काश्तकारों की मांग के अनुसार सिंचाई के लिए डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। विभाग जल्द ही झील में जमा सिल्ट को निकालने के लिए शासन प्राक्कलन प्रेषित करेगी, ताकि जल्द से जल्द सिल्ट निकालने का काम शुरू किया जा सके। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश का मौसम बदलने की वजह से वनाग्नि की घटनाओं में रोकथाम देखने को मिली है। वनाग्नि से अब तक 1386 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है। वहीं असम के दौरे से वापस उत्तराखंड लौटे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया है, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। तो वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां पूरी सरकार वनाग्नि को रोकने के प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि मामले में वन विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। बता दें कि वनाग्नि के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री ने 17 कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी, जिस पर भाजपा के ही विधायक ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं विपक्ष ने भी अब सरकार की घेराबंदी और तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या वनाग्नि से निपटने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के जंगलों में लगी आग का सिलसिला जारी है। हालांकि राहत की बात ये है कि मौसम में आए बदलाव से वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं उत्तराखंड लौटते ही राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया। समय कल कोई भी घटना नहीं हुई और आज भी अभी तक कोई घटना की समाचार नहीं है। और हम लोगों ने भी कल बैठक में निर्णय लिया कि इस पर एक दूरगामी नीति बनाने के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ भी रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो पंचवर्षीय कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 5 साल में किस तरह जन सहभागिता के साथ और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कई रिफॉर्म्स किए हैं वन विभाग में, तमाम ऐसी, चाहे वो पेड़ काटने के नियम में परिवर्तन करने का प्रश्न हुआ हो, जहाँ 27 प्रजातियाँ को ही छूट थी और सैकड़ों प्रजातियों को अनुमति का प्राविधान था, वहाँ पर मात्र 15 प्रजातियों को अब प्रतिबंधित रखने के बाद बाकी प्रजातियों को छोड़ने का काम किया। वन पंचायतों में जैसे आम आदमी की आजीविका से कोई संबंध नहीं था, उस पर वन पंचायत की भूमि पर खेती अलाउ कर दी है ताकि जड़ी बूटी और फलदार वृक्षों की खेती करके आम आदमी की आय पर सीधे वन पंचायत का उसकी आजीविका से जुड़े। इसके साथ साथ इको टूरिज्म में
नई डेस्टिनेशंस को बना करके 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दें। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की ज़रूरत ही नहीं है, वीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है, और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीज़न होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा, त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियाँ हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में इस पर विचार करना चाहिए। पहले से लोगों के अधिकार, लोगों का जनजीवन जो है जंगलों से मिला हुआ था, उनके रोज़ की लकड़ी आनी है, घास आनी है, कुछ उनको चुगान की लकड़ी मिल जाती थी, कुछ उनको हक हकूक मिलते थे जिससे अपने घर ठीक करते थे, वो सारा सिस्टम क्रैश कर गया है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार वनाग्नि को रोकने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग में छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, उनके पास संसाधनों का भी अभाव है। फायर वॉचर को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता, तो कई के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए रखे जाने वाले फायर वॉचर पर्याप्त नहीं हैं और उनकी सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है, और जिसका मुखिया ही, प्रदेश सरकार का मुखिया ही मैदान में उतर गया हो और एक संदेश देने का काम किया कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार हो, सबको इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका पत्र है, उसका संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हर अधिकारी कर्मचारी को हमको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहली बार नहीं है। 2016 में सबसे अधिक वनाग्नि का आंकड़ा है, और तब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो प्रश्न खड़े और भी कर रहे हैं, उनको ये भी झांकना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक भाग है, भूभाग में 65% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी, उस पर हमने अपनी चिंताएं काफ़ी समय से जो है सरकार के सम्मुख रखी। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, सरकार को जगाते रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोती रही। और मुख्यमंत्री भी तब जागे जब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, वन्य जीवन को गंभीर जो है नुकसान हुआ और पर्यावरण को जो है गंभीर जो है नुकसान हुआ। उसके बाद केवल बयानबाजियां हुई और इंद्रदेव की कृपा से अब थोड़ा बहुत अग्नि पर जो है नियंत्रण हुआ है, लेकिन सरकार के इंजाम जो है हाँपते हुए नजर आए। सरकार जो है कहीं भी गंभीर नजर नहीं आई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।